पे हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल सीखा था जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, जो भी आप बोल लो। हम लोगों ने देखा था नट शेल पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम, राइट, और क्या होता है। उसके पहले हम लोग ये स्टार्ट करें उसके पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। आपको नोट्स जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लासरूम पे उनको अवेलेबल करा दिया है। आप अगर अपने लैपटॉप या ब्राउजर बेस्ड सिस्टम पे देख रहे हो तो आप इसके हेडर पे भी देखोगे नोट्स लिंक करके है, या फिर आप अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो लिंक्स सेक्शन के अंदर आपको ये नोट्स अवेलेबल है। आप क्लिक करते हो इसमें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करो दो सेक्शन है। एक है बिग डेटा, दूसरा है क्लाउड एडब्ल्यूएस। तो आप बिग डेटा की प्लेलिस्ट पे सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप इसमें पूरे नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। सिमिलरली क्लाउड के लिए भी आपको यहाँ पे देखोगे आपके नोट्स अवेलेबल हैं और आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैंने आपका कम्युनिटी में पोल बनाया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। वहां पे कमेंट सेक्शन पे भी अगर आप देखोगे मैंने व्हाइट बोर्ड का लिंक डाल दिया है। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है तो आप कम्युनिटी टैब का यूज करके वाया कमेंट और वाया पोस्ट आप मुझे रीच आउट करो। जो भी डाउट जो भी क्वेश्चंस है मैं उनको सॉल्व करूंगा, आपका नेक्स्ट सेशन पे उसको कवर करूंगा। तो आते हैं बैक डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम पे। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम के एप्लीकेशंस जो बनते हैं, हम लोग पहली सर्विस जो कि नाम है HDFS बिग डेटा के इकोसिस्टम पे और हडूप के इकोसिस्टम पे देखेंगे कैसे काम करती है। तो इस लेसन में हम लोग विजुलाइज करेंगे पूरा एंड टू एंड आर्किटेक्चर HDFS का कैसे काम होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम को फॉलो करके आपका HDFS का आर्किटेक्चर बना है। तो अभी जब डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम की बात हो कभी, तो हम लोग मेन अगर ब्रॉडर टर्म पे मैं बोलूँ तो दो टाइप के एप्लीकेशंस आपके बनते हैं। पहला जो कि हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या है, स्टोरेज, एंड दूसरा हम लोग बोलते हैं क्या है, कंप्यूटिंग। तो स्टोरेज के अलग एप्लीकेशन बनते हैं, कंप्यूटिंग के अलग बनते हैं, दोनों को मिक्स करके बनते हैं, बट ब्रॉडर टर्म पे स्टोरेज, कंप्यूटिंग और स्लैश प्रोसेसिंग के आपके एप्लीकेशन बनते हैं। तो इसको देखते हैं कि एक्शन पे कैसा है। तो जो कि हम लोग पहली सर्विस पढ़ने वाले हैं या पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है HDFS। अभी HDFS स्टैंड्स फॉर आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं बोलूं, जब भी कभी आपको HDFS की कोई बात करे तो एक चीज याद रखना कि ये बात किसकी कर रहा है, आदमी या सामने वाला आपका स्टोरेज इंजन की। तो आपका ये HDFS क्या है, स्टोरेज इंजन है। एंड ऑफ कोर्स स्टोरेज इंजन है तो अपने अंदर ये क्या स्टोर करता है, डेटा स्टोर करता है। एंड किस टाइप का डेटा स्टोर करता है इसको हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा पे। तो पहला हम लोगों का डेटा किस टाइप का होता है, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा होता है। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है, वेल एंड गुड, आप HDFS यूज कर सकते हो उसको स्टोर करने के लिए। सेकंड हम लोगों ने डेटा टाइप में ही पढ़ा था सेमाई और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अगर आपके पास सेमी स्ट्रक्चर डेटा है आप उसको भी आप HDFS में कर सकते हो स्टोर। थर्ड हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप के अंदर ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो भी आप HDFS पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो आप उसको स्टोर कर सकते हो कहाँ पे, HDFS के अंदर। अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड से थोड़ा बहुत तो आप फेमिलियर है डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम से। अभी आगे देखेंगे क्या होता है और डिटेल पे। बट समझने के लिए क्या है अपने पास,
फाइल सिस्टम क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँ फाइल सिस्टम, तो आप डे टू डे में क्या यूज करते हो, अपना लैपटॉप यूज करते हो, उसके अंदर कोई ना कोई क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लेट से अभी के लिए आप यूज कर रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आपका फाइल सिस्टम होता है, खुद का फाइल सिस्टम है इसका, जिसको क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं एनटीएफएस। तो अगर आप डे टू डे में इसको यूज करते हो, देखे होगे, तो आप अपने फाइल्स को स्टोर करते हो, आप अपने कंटेंट को स्टोर करते हो, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हो, फोल्डर्स बनाते हो, तो वो सब कहाँ पे स्टोर होता है आपका एनटीएफएस फाइल सिस्टम पे, राइट। तो ये कोई नया नहीं है, आप उसको डे टू डे में यूज करते आए हो। तो आप अपना जो भी मटेरियल है उसको सेव करने के लिए क्या यूज करते हो, फाइल सिस्टम विंडोज पे। या फिर आपका जो डायरेक्टरी बनाते हो, उसका जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो, वो सब आपका कहाँ पे जाता है, आपका फाइल सिस्टम में। सो वैसे ही आपका एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम पे बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। और आपका हडूप, क्योंकि हडूप इकोसिस्टम का पार्ट है, वो नाम है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, या आने वाले लेसन्स पे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम को समझने के लिए कि एचडीएफएस से कैसे रिलेटेड है, दोनों मिलके कैसे साथ पे काम करते हैं, इसको जानने समझने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम से इसको करते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम को समझने के लिए कुछ डायग्राम बनाए थे, तो वैसा ही मैं कुछ डायग्राम बना लेता हूँ। मेरे पास अभी के लिए आप मान लो कि कुछ नोड्स हैं या कोई क्लस्टर बना हुआ है 3 से 4 नोड का। तो ये हर एक बॉक्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक नोड को, अभी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3 नोड हो गए इधर, और मैं अभी इसको विजुलाइज करने के लिए एक नोड बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे 4 नोड का क्या बन गया, क्लस्टर, या 4 मशीन्स या 4 पीसीस का यूज करके क्या बन गया मेरा क्लस्टर। अभी इनको अगर मैं नाम दे दूं, तो इसको मैं दे देता हूँ नोड 1। आप PC1 PC2 भी दे सकते हो, बट इसको जर्नली प्रिफर करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे हम लोग बोलते हैं नोड, राइट। तो ये मेरा नोड 1 हो गया, तो ये मेरा नोड 2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नोड 3, और ये मेरा हो गया नोड 4। तो ये मेरा 4 नोड का क्लस्टर हो गया, सब में रैम है, कुछ सीपीयू है, सब कुछ डला हुआ है, राइट। एंड आपस में ऑफ कोर्स ये किससे कनेक्टेड है, आपका किसी न किसी से कनेक्टेड है, लाइन से, नेटवर्क से। अभी के लिए मान लेते हैं किससे कनेक्टेड है, वो आपका लाइन से। अभी आपके HDFS के आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट होते हैं, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो या रखते हो, उन कंपोनेंट का नाम है, पहले वाले का नाम है आपका नेम नोड। तो आपके पूरे क्लस्टर में एक नोड होता है जिसको HDFS बोलता है, वो क्या है, आपका नेम नोड है। बाकी जितने भी नोड हैं उनको वो बोलता है आपके क्या है, ये सारे कहलाएंगे डेटा नोड। तो मैं, बहुत सारे डेटा नोड होंगे तो मैं उसको बोल देता हूँ डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, एंड इसको बोल देता हूँ डेटा नोड 3, राइट। तो मेरे पास 3 डेटा नोड हो गए और एक नेम नोड हो गया। ऐसा कौन बोलता है, आपका HDFS बोलता है। अभी ये जो नेम नोड होता है इसका काम होता है आपका, ये बोलता है मैं सिर्फ करूंगा काम मैनेज करने का। और किसको मैनेज करने का काम करेगा आपका ये, डेटा नोड्स का। तो अभी क्या होता है, ये जितने भी आपके डेटा नोड्स हैं, ये सब, ये नेम नोड को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। चाहे आपका 10 डेटा नोड हो या 50 डेटा नोड हो, ये सब के सब आप किसको रिपोर्ट करते हैं, इसको करते हैं रिपोर्ट नेम नोड को। और ये नेम नोड को रिपोर्ट कैसे करते हैं, ये उसको कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, किसको, नेम नोड को, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है हमारा भैया, हार्ट बीट है। ये लोग हार्ट बीट करके एक होता है जिसको नेम नोड को सॉरी सेंड करते हैं। और ये सेंड करने का इंटरवल होता है, या कितने टाइम पे, हर 3 सेकंड पे ये कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं नेम नोड से।
ठीक है। इसके साथ साथ ये कुछ और भी भेजते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक रिपोर्ट। अभी देखेंगे ये ब्लॉक रिपोर्ट क्या होता है, बट ये दो इंफॉर्मेशन नेम नोड को भेजते हैं। कौन? आपके डेटा नोड। और नेम नोड इनको क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है डेटा नोड को काम करने का। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। अभी लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है datacraft.txt। ठीक है, ये मेरे पास फाइल है। अभी इस फाइल को मुझे HDFS पे स्टोर करना है, तो आपका HDFS कैसे करेगा स्टोर, उसको करते हैं विजुलाइज एंड करते हैं डिस्कस। अभी के लिए इस फाइल का कुछ साइज दे देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये फाइल का साइज कितना है, मेरा 1 GB है। और अगर इसको MB में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा हो जाएगा 1024 MB। तो ये मेरे फाइल का साइज है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो HDFS में, वो स्टोर होने से पहले उसको ब्लॉक्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है आपका HDFS इकोसिस्टम। क्यों करता है, कैसे करता है देखेंगे। बट आप इतना अभी जानो कि आपका ये जो डेटा क्रॉप डॉट टी फाइल है, ये छोटे छोटे किसमें आपका कन्वर्ट होगी या डिवाइड हो जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक, या बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है। अभी आपका लेट्स अज्यूम ये मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, एक फाइल है, कैसे बनते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है देखेंगे। अभी ये ब्लॉक्स में से अगर मैं बोलूं मेरा एक ब्लॉक कितने साइज का होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो यूनिट होना चाहिए, राइट? तभी तो वो कर पाता है। तो आपका एक मिनट, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। हाँ, तो मेरे पास क्या होते हैं, HDFS में होते हैं ब्लॉक्स, अच्छे से लिख दे थोड़ा। और अगर मैं बोलूं एक ब्लॉक मेरा कितने का बनेगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो उसका क्या यूनिट होता है, कुछ तो यूनिट होगा तभी वो कर पाता है। तो ये एक ब्लॉक का साइज आपका डिपेंड करता है, एक प्रॉपर्टी होती है HDFS में जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर एक ब्लॉक का आपका साइज की बात करें, ये कैसे पता चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक साइज। HDFS में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है आपका क्या? ब्लॉक साइज, जिसका यूज करके क्या होता है, आपके एक पार्ट या एक चंक का क्या साइज होगा, वो आपका datacraft.txt है इस एग्जांपल में, उसका एक ब्लॉक या एक पार्ट का साइज क्या होगा, वो कैसे डिसाइड करता है आपका HDFS इकोसिस्टम ब्लॉक साइज को देख के। अभी ये जो ब्लॉक साइज होती है, ये आपका बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है 64 MB और 128 MB। ठीक है। अभी 64 MB कब होगी, अगर आप यूज कर रहे हो हडूप का डिस्ट्रीब्यूशन, कोर वाला ओपन सोर्स वाला, डायरेक्ट उठा के हडूप, अपाचे हडूप अगर मैं बोल दूं इसको, तो आप अगर अपाचे हडूप यूज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, 64 MB। आप हडूप के अदर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिसको आने वाले दिनों में देखेंगे समझेंगे, उनको यूज करते हो। जैसे आपका क्या हो गया, क्लाउडेरा, क्लाउड के द्वारा भी बनाया गया AWS का EMR, गूगल क्लाउड का डेटा प्रॉक एटसेट्रा, उन पे यूजली क्या होता है, 128 MB। एंड इन प्रैक्टिस पे हम लोगों ने देखा है यूजली क्या यूज होता है, 128 MB आपका यूज होता है। तो बोलने का मतलब है आपका एक ब्लॉक साइज होगा 128 MB का या उससे लेस का, राइट? और वो कैसे होता है आपका ब्लॉक साइज से। अभी ये जो ब्लॉक साइज होता है, ये आपका होता है कॉन्फ़िगरेबल, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको 128 MB साइज पसंद नहीं है, आप उसको चेंज कर दो, बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सपोर्ट रहता है। आने वाले दिनों में देखेंगे कैसे इसको किया जा सकता है चेंज, जरूरत है। तो ये तो हो गई आपके जब डेट आपकी फाइल पार्ट्स में छोटे छोटे चंक्स बनते हैं उस समय की। अभी इतना ही नहीं, इसके साथ वो कुछ और भी करता है, हडूप क्या करता है,
अभी ये जो एक ब्लॉक है, इसकी कितनी कॉपी बनेगी, ये भी एक आपका पैरामीटर होता है या बहुत बड़ा फैक्टर होता है एचडीएफएस में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग भैया? रेप्लिकेशन फैक्टर। क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट हाँ, रेप्लिकेशन फैक्टर करके भी कुछ होता है। तो ये आपका एक ब्लॉक की कितनी कॉपीज बनेंगी, वो क्या होता है आपका डिसाइड करता है, रेप्लिकेशन फैक्टर करता है। अभी ये जो रेप्लिकेशन फैक्टर है, ये भी, इसका भी एक आपका डिफॉल्ट होता है वैल्यू, और वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है आपकी 3। तो बाय डिफॉल्ट आपके, जब आप एच को इंस्टॉल करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, कितना होता है? 3 होता है। अगेन, इसको भी, अगर आपको 3 पसंद नहीं आ रही है, ये भी क्या होती है आपकी? कॉन्फ़िगरेबल होती है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, कि आपके एक ब्लॉक की कितनी कॉपी बनेगी। तो ये तो मैथ्स हो गई कि क्या करता है, कैसे करता है, राइट। एक ब्लॉक का हो गया। अभी अपने पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, मैं हाईलाइट करूं तो एक हो गया अपना क्या, ये ब्लॉक साइज, और दूसरा हो गया अपना रेप्लिकेशन फैक्टर, राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपके डेटा के कितने ब्लॉक्स बनेंगे, कितने चंक्स बनेंगे, वो कैसे एच फाइंड आउट करता है, वो इसके लिए सिंपल सा मैथ लगाता है। अगर मैं उसको एक फॉर्मूला पे आपको रखूं, तो बोलता है सिंपल सा कि भैया आपके फाइल का साइज क्या है, जो भी आपके फाइल का साइज है उसको वो डिवाइड कर देता है आपके ब्लॉक के साइज से, जो भी आपने सेट किया अपने एच के क्लस्टर में आपका ब्लॉक साइज, उसको मल्टीप्लाई कर देता है किससे? आपका रेप्लिकेशन फैक्टर से। ये इसका जो भी रिजल्ट आता है वो मिल जाता है आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मतलब आपका एक फाइल है, उसके कितने टोटल ब्लॉक्स, कितने छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, या कितने छोटे छोटे चंक्स बनेंगे, वो आप इस फॉर्मूला से रख सकते हो। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, ये जो हमारी डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है, उसको मैं इस पे पुट अप करूं वैल्यूज, तो मेरे फाइल का साइज कितना है? 1024 MB। मैं मान लेता हूं मेरे क्लस्टर का साइज, या जो ब्लॉक साइज है मेरे क्लस्टर का, वो कितना है? 128 MB है। एंड मेरा रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है? 3 है। तो अगर मैं इसको पुट अप करूं तो मेरा आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, वो कितना हो जाएगा? 24, राइट। तो मेरे कितने ब्लॉक्स बनेंगे? डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी के 24 ब्लॉक्स बनेंगे, जिनमें से एक, मतलब एक सेट ऑफ ब्लॉक क्या रहेगा मेरा? 8 ब्लॉक क्या रहेंगे? एक्चुअल डेटा। बाकी जो 16 ब्लॉक बनेंगे वो क्या होंगे? उस डेटा की कॉपी होगी, राइट, क्योंकि हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर है 3। तो उस ब्लॉक की कितनी कॉपी बनेंगी? टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 3 बनेंगे, राइट। क्यों करता है अभी बाद में आएंगे, बट ऐसा कुछ होता है। अभी क्या होता है कि आपका, यहाँ पे आते हैं, अभी आप जब बोलते हो एच को कि भैया मेरी ये जो डेटा क्रॉप डॉट टी एक्स टी फाइल है, इसको रख दो, कहाँ पे रख दो भैया? जाके ये क्लस्टर पे स्टोर कर दो। तो ये काम करने के लिए आपके पास, कैसे आप एच से बात करोगे? उसके लिए आपके पास होते हैं एच के क्लाइंट। क्या होते हैं आपके? एच के क्लाइंट होते हैं, जिनका यूज करके आप बोल सकते हो भैया ये जो मेरी फाइल है, जिसका क्या नाम है, अगर मैं बोलूं मेरे फाइल का ये जो डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है, इसको क्या कर दो? स्टोर कर दो। तो जब आप इसको ये इंस्ट्रक्शन देते हो एच के क्लाइंट को, तो आपका एच का क्लाइंट क्या करता है वो देखते हैं। आपका एच का क्लाइंट आपके नेम नोड को सेंड करता है रिक्वेस्ट। क्या सेंड करता है भैया? आपके नेम नोड को वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे पास ये डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल है, उसको स्टोर करना चाहता हूं मैं, बताओ। नेम नोड इसको आपका भेजता है रिस्पॉन्स। किसको भेजता है? आपके एच के क्लाइंट को। अभी वो रिस्पॉन्स में क्या भेजता है ये समझना। रिस्पॉन्स में वो बताता है कि भैया आप अपने ये जो डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है, इसको, अगर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ये फाइल, तो आपको ये समझेगा। डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी फाइल,
ये फाइल को क्या करना है आपको, तो आपका स्टोर करना है। तो नेम नोड बोलता है अच्छा ये datacraft.txt रखना है, इसको करनी पड़ेगी तुम्हें चंक। वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि ब्लॉक साइज क्या है, ये सब उसको पता रहता है। नेम नोड उसको एज ए रिस्पॉन्स बताता है कि भाई इसको चंक्स में कर दो, इतने ब्लॉक्स में बना दो। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि आपका ये जो ब्लॉक है कहाँ पे करने हैं उसको स्टोर, कौन सा ब्लॉक इस पूरे क्लस्टर में कौन से नोड पे जाएगा। तो क्या बोलने का मतलब है उसको देखते हैं। तो आपकी ये जो फाइल है इसके क्या बनेंगे, चंक्स बनेंगे, या आप बोल लो ब्लॉक्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आपके ब्लॉक्स बनेंगे। अभी अपने को पता चल गया है कि इसके कितने ब्लॉक्स बनेंगे, अपने टोटल बनेंगे, नीचे के कैलकुलेशन से पता है 24। अगर राइट, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले नीचे हम लोगों ने किया था कैलकुलेशन, तो 24 ब्लॉक्स इसके बनेंगे। अभी क्या होता है, ध्यान से सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका नेम नोड होता है इसमें डेटा कभी स्टोर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर है, मैनेज करने का काम करता है, अपने अंदर डेटा नहीं रखता। मैंने बोला कि आपका नेम नोड HDFS क्लाइंट को ये भी बताता है कि ये डेटा कौन से नोड पे कहाँ कहाँ पे करना है स्टोर, राइट। ये कौन बताता है, आपका नेम नोड बताता है HDFS का क्लाइंट। तो HDFS का क्लाइंट उठा के डायरेक्टली उठेगा वहां से, और आपका अगर बोलूं डेटा राइट करना परफॉर्म कर देगा। कहाँ कहाँ पे करना चालू कर देगा, आपके जितने भी नोड हैं। हमारे केस पे कितने नोड हैं भैया, अगर देखा जाए 3 नोड हैं। तो तीनों डेटा नोडों में वो क्या करेगा, डायरेक्ट डेटा को राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट राइट ऑपरेशन। तो आपका HDFS क्लाइंट नेम नोड के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली डेटा को राइट करना चालू कर देता है, कहाँ पे, आपके डेटा नोड्स पे। ठीक है, अभी कैसे स्टोर होता है डेटा को उसको समझते हैं। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए अगर मैं बोलूं, आपका ये जो डेटा नोड है इस पे डेटा स्टोर होगा, तो B1 B2 से मैं आपके एक्चुअल ब्लॉक और R1 R2 से रेप्लिका ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो लेट से आपके क्लाइंट ने डेटा नोड को, या नेम नोड ने क्लाइंट को बोला कि भैया डेटा नोड में जाके B1 रख दो, B3 रख दो, या B4 रख दो, B3 तीनों रख देते हैं यहीं पे, B5 B6 यहाँ रख दो, B7 B8 और B2 यहाँ रख दो, राइट। तो ये हमारे 8 एक्चुअल ब्लॉक हो गए जो डेटा का है, राइट। ये ऐसे हो गए। अभी किस नोड में क्या डेटा जाएगा आपको पता नहीं है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो कौन कंट्रोल करता है, नेम नोड। नेम नोड आपका HDFS के क्लाइंट को बताता है कि भैया ठीक है, ये नोड में जाके ये ब्लॉक का डेटा रख दो। बट एक चीज की गारंटी है कि अगर मेरा B1 जो ब्लॉक है वो डेटा नोड 1 पे गया है, तो उसका जो रेप्लिका ब्लॉक होगा वो डेटा नोड 1 पे नहीं जाएगा। मतलब इसका रेप्लिका ब्लॉक यहाँ बनेगा R1, किसी और नोड में जाके बनेगा। और B4 का रेप्लिका ब्लॉक यहाँ बनेगा, ऐसे ही B3 का रेप्लिका ब्लॉक यहाँ बनेगा। सेम नोड में वो नहीं बनाता है, क्यों, अभी आने वाले हैं। तो अभी अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को, तो क्या हो जाएगा, लेट्स अज्यूम मेरा ये डेटा नोड में क्या हो गया, V5, बी नहीं, इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R लिख देता हूं मैं, R5 और R6 रेप्लिका ब्लॉक मेरे कहाँ पे आ गए, डेटा नोड 1 पे। और ये जो मेरा दूसरा है R1, R1 का तो कर दिया है। अच्छा, कौन से बचे अपने पास, तो ऐसे करके आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अभी अपने पास रेप्लिका ब्लॉक बचे हुए किसके बनाने के देखते हैं, B7 B8 B3 का। सो इसका क्या होगा, इसके भी रेप्लिका ब्लॉक किसी और नोड में बन जाएंगे। तो चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि मेरा R7 भी क्या हो गया, नोड 2 में चला गया, R8 भी यहाँ आ गया, और R2 भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे करके इसके रेप्लिका ब्लॉक पूरे बन गए। अभी इसको मैं तीसरा रेप्लिका ब्लॉक नहीं बनाता हूं क्योंकि डायग्राम विजिबल नहीं होगा। बट इसका एक ऐसा मान लो आपके दूसरे R1 डैश और कुछ और मान लो जिसकी कॉपी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अभी
क्यों ऐसा करता है, वो रेप्लिकेशन फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये आपका फेलियर से रिकवरी के लिए या आपका डेटा अवेलेबिलिटी के लिए होता है यूज। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा एज्यूम करो कि आपका ये जो डेटा नोड है, ये 3 वाला, किसी रीजन बस क्या हो गया, आपका ये डाउन हो गया, राइट। पॉसिबल है, कुछ रीजन था ये डाउन चला गया, शट डाउन हो गया, कुछ भी बंद हो गया। तो आप खुद सोचो, अगर ये नेट डेटा नोट डाउन हो गया, मतलब आपका B7, राइट, B8, B2 ब्लॉक चले गए, वो नहीं मिलेंगे, राइट। तो उस केस में आपका रेप्लिकेशन फैक्टर हेल्प करता है डेटा को रिकवर करने में। तो आपका नेम नोड क्या करता है, अगर आप बोलोगे कि भैया गिव मी द डेटा ऑफ डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी फाइल, तो आपका नेम नोड क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये नो डेटा नोड क्या हो गया, डाउन है, तो वो इसको तुरंत क्या कर देता है, मार्क कर देता है डेड। कैसे मार्क कर देता है डेड, याद करो मैंने आपको बोला था कि ये हर 3 सेकंड में क्या क्या भेजते हैं, ब्लॉक रिपोर्ट सेंड करता है, राइट। आपका हार्ट बीट सेंड करता है नेम नोड को। नेम नोड को अगर वो 3 सेकंड में आपका हार्ट बीट नहीं मिली, आपका मतलब डेटा नोड का हार्ट बीट नहीं मिली, उसको मार्क कर देता है डेड। जैसे ही डेड उसको मार्क कर देता है, तो याद रखना उसमें आपका ये जो नेम नोड होता है उसमें कोई भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, आपका डेड हो गया। तो अभी ये डेड होने के केस पे वो क्या करेगा, आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, अभी आता है आपका रेप्लिकेशन फैक्टर और रेप्लिका फैक्टर पिक्चर पे। उसको पता है नेम नोड का कि अच्छा इसका रेप्लिका कहाँ पे पड़ा हुआ है, नोड 2 में पड़ा हुआ है, राइट। तो आपका ये यहाँ पे पड़ा हुआ है रेप्लिका डेटा। फेलियर के केस पे आपका ये क्या हो गया, रेप्लिका डेटा हो गया। उसको रीड करके वहां से आपके रेप्लिका ब्लॉक से डेटा को रीड करके आपको दे देगा, राइट। तो आप सोच के देखो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए आपका क्या रखता है, वो रेप्लिकेशन फैक्टर रखता है, राइट। अगर कितना रखते हैं, यूजली आप देखोगे इन जनरल लोग 3 रखते हैं। बट अगर आप बहुत क्रूशियल डेटा पे काम कर रहे हो, जैसे बैंक का ट्रांजेक्शन का डेटा, राइट, हर एक ट्रांजेक्शन पे पैसा गया है, तो वहां पे 10-10 भी किए जाते हैं। तो यही होता है ब्लॉक रिपोर्ट। आप देख रहे हो ये ब्लॉक रिपोर्ट, कौन सा ब्लॉक कौन से डेटा नोड में स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये सब वो भेजते हैं आपके डेटा नोड्स किसको, नेम नोड को भेजते हैं। इसी को बोला जाता है ब्लॉक रिपोर्ट। और अभी ये जो नेम नोड है उस इंफॉर्मेशन को 2 फाइल्स पे रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं fs image अंडरस्कोर n, और दूसरी फाइल को बोला जाता है edit अंडरस्कोर n। ये 2 फाइल्स हैं जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा आपका नेम नोड काला चिट्ठा रखता है। काला चिट्ठा मतलब मेटा डेटा करता है स्टोर। मेटा डेटा मतलब कौन सा ब्लॉक किस नोड में पड़ा हुआ है, कौन सा ब्लॉक किस फाइल को बिलोंग करता है, एक्सेट्रा। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे डिटेल में ये 2 फाइल्स के अंदर क्या डेटा रहती है, कैसे नेम नोट करता है यूज। बट अभी के लिए इतना काफी है। और इसको हम लोग बोलते हैं या बोला जाता है कि भैया ये आपका नेम नोड का ब्रेन है, राइट। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है जो कि सब कुछ काम करता है, वैसे ही आपका नेम नोड होता है, ये नेम नोड का क्या होता है, ब्रेन। अगर ये चला गया है समझ लो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, राइट। तो इसलिए अगर आप देखो तो ये रेप्लिका रेप्लिका फैक्टर भी सेंस बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इतना ही नहीं, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम या डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टोरेज हम लोग बना रहे हैं, राइट, कॉर्ब बना रहे हैं HDFS, उसकी ब्यूटी यहाँ पे दिखेगी। लेट से अभी मैं गया और मैं यहाँ पे बैठ गया और अपना हंसते हुए मैंने बोला कि भैया मेरा डेटा दे दो। ये नोड में बैठा मैंने HDFS के क्लाइंट यूज किए और मैंने बोल दिया गिव मी द डेटा ऑफ डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। मैंने इसको बोला रीड करके डेटा दे दो, किसका दे दो, मेरी फाइल जो है डेटा क्राफ्ट डॉट टी एक्स टी। इस बंदे को कुछ फील ही नहीं होगा कि ये डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है या ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है, चंक हुआ और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है क्रॉस द क्लस्टर। इसको एज इट इज पूरा डेटा मिल जाएगा, इसके लिए वो सब क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट, इसको समझ में भी नहीं आएगा।
इतना ही नहीं, उसी समय पे अभी ऐसा मान लेते हैं कि एक दुखी आत्मा कोई था, वो गया यहाँ पे और वो भी बोला कि भैया मुझे ये जो डेटा है रीड करके दे दो। कौन सा डेटा दे दो? डेटा क्राफ्ट डॉट टीएक्सटी का डेटा दे दो। इसको भी पूरा का पूरा यहाँ पे भी नोड 2 में बैठेगा तो भी एज इट इज डेटा मिल जाएगा। इसका जो चंकिंग हुई है, जो रेप्लिका फैक्टर है, एटसेट्रा, सब कुछ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। तो समझाने का मतलब क्या है, पूरे क्लस्टर में अपने पास कितने नोड है? 4 नोड है। 4 नोड में कहीं पे भी बैठ के मैं बोलूं कि मुझे डेटा क्राफ्ट डॉट टी का डेटा दे दो, दिखा दो क्या डेटा है, रीड कर दो, तो आपको पूरा का डेटा एज इट इज मिल जाएगा। आपको भनक भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में इसने आपके डेटा को चंक्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, उसके रेप्लिका भी बनाए हैं। आपसे कोई मतलब नहीं है। कैसे रीड करेंगे उस डेटा को, कैसे वहां रखेंगे कमांड में, आने वाले लेसन में हैंड्स ऑन करके देखेंगे, मैं दिखाऊंगा। बट अभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदरता है इसमें, राइट? कि आप कहीं भी बैठो, आपको लगेगा सब कुछ यहीं पे है, राइट? आपको पूरे जैसे रिसोर्सेस होते हैं वो आपको तो मिलते ही हैं, प्लस आप देखो यहाँ पे वो डेटा को भी आपको करके दे रहे हैं कि आप पूरे क्लस्टर में कहीं भी बैठो, आपका डेटा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो इस लेसन के लिए इतना ही। आगे लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग करेंगे आगे का डीप डाइव।